please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार मोदी जी। नमस्ते, आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। मोदी जी, हम सबको मालूम है आप कितने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा समय आपका चुराया है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के विषय में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है, ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये मेरी कहानी नहीं है। और जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है। रॉयल पैलेस
125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले, तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। ये जो व्यक्ति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं जब ऐसी जगह में आप होते हैं या आपको स्वयं को देखते हैं कि मैं एक सफ़र कर चुका हूँ, या वो एक रस हो जाता है, सब मिल जाता है और एक ही व्यक्ति रह जाता है। ऐसा है, मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ। और मैं तो आदि शंकर के उस अद्वैत के सिद्धांत को किसी जमाने में उससे जुड़ा हुआ था, तो मैं जानता हूं कि जहां मैं नहीं, तू ही तू है। जहां द्वय नहीं है वहां द्वंद नहीं है। और इसलिए जहां द्वैत नहीं है, और इसलिए अगर मैं मेरे भीतर के उस नरेंद्र मोदी को लेकर के जाता हूं तो शायद मैं देश के साथ अन्याय कर दूंगा। देश के साथ न्याय तब होता है कि मुझे अपने आप को भुला देना होता है, अपने आप को मिटा देना होता है, स्वयं को खप जाना होता है, और तब जाकर के वो पौधा खिलता है। बीज भी तो आखिर खप ही जाता है जो वटवृक्ष को पनपाता है। और इसलिए आपने जो कहा वो मैं अलग तरीके से देखता हूँ। जी जी जी। लेकिन जब देश की बात आती है तो आप उसको बहुत फोकस होकर देखते हैं, और सब लोग आज बदलाव की बात करते हैं। बदलाव पहले सोच में आता है, फिर एक्शन में आता है, फिर एक प्रक्रिया से गुजरता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात को। पर बदलाव अपने साथ एक चीज और लेकर आता है मोदी जी, अधीरता, आतुरता, बेसब्री, इंपेशेंस। आइए देखते हैं हमारा क्या मतलब है इस वीडियो में। कल तक मैं बेबस था बदलाव के लिए, मानो माँ ने खीर रखी थी चूल्हे पर पकने के लिए, पर थाली में गिरने में सालों गुजर गए। मुझे वो सब बदलना था जिसने मुझे हमेशा कतार में खड़ा रखा। मुझे वो सब बदलना था जिससे मैं कभी किसी को नहीं दिखा। मुझे बांटने वाली, रोकने वाली, हाथ फैलाए रखने वाली, हमेशा निर्भर रखने वाली रीतियों को बदलना था। और आखिरकार बदलाव शुरू हो गया है। पहले मैं 2 कदम चलता था, आज 6 कदम चल रहा हूं। इसलिए आज मैं बेसब्र हूं और तेज रफ्तार के लिए।
और तेज सड़कें बनाओ, और जल्दी इंडस्ट्रीज लगाओ, और ज्यादा फसलें उगाओ, और ज्यादा पावर पहुंचाओ। पहले से और ज्यादा काम की भूख है मुझे, पहले से तेज विकास की बेसब्री। हाँ, कल तक बेबस था, पर आज मैं तेज बदलाव के लिए बेसब्र हूं। मैं भारत हूं। भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ। मोदी जी, अभी हम सब ने देखा, और ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें 2 कदम चलने की आदत थी तो मोदी जी अब हम कई गुना ज़्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री, अभी 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 क्यों नहीं कि इम्पेशंस, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है, वरना तो मैं समझता हूं जिंदगी रुक जाती है। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है। और आपने देखा होगा, जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार 4 व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे। वो जिंदगी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है। वरना एक कालखंड था, निराशा की गर्त में हम डूब गए थे, और ऐसा कि चलो छोड़ो यार अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है, चलती है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप में से जो लोग बहुत पहले भारत से निकले होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब अकाल की परिस्थिति पैदा होती थी तो गांव के लोग सरकारी दफ्तर में जाकर के मेमोरेंडम देते थे और क्या मांग करते थे कि इस बार अकाल हो जाए तो हमारे यहाँ मिट्टी खोदने का काम जरूर दीजिए, और हम रोड पर मिट्टी डालने का काम करना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ कच्ची सड़क बन जाए। उस समय उतनी ही बेसब्री थी कि जरा एक तो अकाल आ जाए, अपेक्षा करते थे अकाल आ जाए और मिट्टी के गड्ढे खोदने का काम मिल जाए, और फिर एक रोड पे मिट्टी डालने का अवसर मिल जाए। आज मेरा अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, जिसके पास सिंगल लेन रोड है तो कहता है अरे क्या मुख्यमंत्री जी अब डबल रोड बनाइए ना। डबल बना था, अरे साहब अब तो ये क्या है, पेवर रोड होना चाहिए, पेवर रोड होना चाहिए। मुझे बराबर याद है, मैं उच्छल नीजर गुजरात के एकदम आखिरी छोर के तहसील थे, वहाँ से कुछ ट्राइबल लोग मुझे एक बार मिलने आए।
वो कहते हैं हमें पेवर रोड चाहिए। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे इलाके में कभी स्कूटर भी घूम रहा था, मैं बस में आता था, मैं सालों तक उस जंगलों में काम किया हूँ, तुम्हारे यहाँ तो रोड तो है। बोले साहब रोड तो है, लेकिन अब हम उच्छल नीजर गुजरात के एकदम आखिरी छोर के तहसील थे, वहाँ से कुछ ट्राइबल लोग मुझे एक बार मिलने आए। वो कहते हैं हमें पेवर रोड चाहिए। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे इलाके में कभी स्कूटर भी घूम रहा था, मैं बस में आता था, मैं सालों तक उस जंगलों में काम किया हूँ, तुम्हारे यहाँ तो रोड तो है। बोले साहब रोड तो है, लेकिन अब हम केले की खेती करते हैं और केले हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस रोड पर हम जाते हैं तो ट्रक में केले दब जाते हैं, हमारा 20% नुकसान हो जाता है। हमें पेवर रोड चाहिए ताकि हमारे केले को कोई नुकसान न हो। मेरे देश के ट्राइबल के दिल में ये पैदा होना, ये बेसब्री पैदा होना, ये मेरे लिए प्रगति के बीज बोता है जी, और इसलिए मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता हूँ। दूसरा, आपने परिवार में भी देखा होगा, 3 अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं, लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं अरे यार जरा देख लो, जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। तो मैं समझता हूं कि, और ये बात सही है कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है, वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब, और हम जब कर रहे हैं, पहले एक दिन में जितने रास्ते बनते थे आज करीब करीब 3 गुना हम बना रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में होता था वो आज 3 गुना होने लगा। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, सोलर एनर्जी लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है, क्योंकि भरोसा है जी। तो ऐसा लगता है कि जब पहले रोड उन तक पहुंचती है और जब उन तक रोड पहुंच जाती है तो वो दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये आशाएं एक तरफ आप जगाने की बात करते हैं, और इस बेसब्री को आपने बखूबी समझा, और उसकी जो पॉजिटिव साइड है कि किस तरह से वो बेसब्री जो है वो द्योतक है आगे बढ़ने की एक भावना का, वो आपने हमें समझाया। मोदी जी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है कि चीज़ें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही हैं, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जिस तरह से आपके मन में घटित होती? मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। जहां तक निराशा का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना पाना बनना होता है तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है। लेकिन जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस संकल्प को लेकर के चलते हैं, मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। कुछ लोगों को कभी लगता है कि छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है,
नियम बेकार हैं, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर तरीके बेकार है। आपको ऐसे एक सेट ऑफ पर्सन मिलेंगे जो यही बातें बता देंगे। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूँ। मैं कभी कभी कहता था, अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। और इसलिए अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे, और आखिरकार आपको मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब ये हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। मोदी जी, यहाँ पर हम एक सवाल लेना चाहते हैं जो वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। प्रियंका वर्मा जी हैं दिल्ली से, वो उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, देखते हैं। नमस्ते मोदी जी, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम गवर्नमेंट क्यों चूज़ करते हैं, ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है। आपने तो सरकार के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी काम पे लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? थैंक यू। ये जो सवाल पूछ रही हैं कि आप लोगों से लोगों को जोड़ते हैं सरकार के काम के साथ, और चाहे वो गैस सब्सिडी की बात हो, कई चीज़ों में आप एक आप अपेक्षा रखते हैं जनता से, तो ये किस तरह का एक आपका प्रियंका ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और देखिए, आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आज़ादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है। किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आज़ादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आज़ादी की बात चलती रहती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने
इस पूरी भावना को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने जन सामान्य को जोड़ा। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कहते थे, अच्छा भाई तुम्हें देश की आज़ादी चाहिए ना, ऐसा करो, तुम झाड़ू लेकर के सफाई करो, देश को आज़ादी मिलेगी। तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, तुम टीचर हो, अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाओ, देश को आज़ादी मिलेगी। तुम प्रौढ़ शिक्षा कर सकते हो, करो। तुम खादी का काम कर सकते हो, करो। तुम नौजवानों को मिलाकर के प्रभात फेरी निकाल सकते हो, निकालो। महात्मा गांधी ने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। जन सामान्य को उसकी क्षमता के अनुसार काम दे दिया कि तुम रेटियां लेकर के बैठ जाओ, सूत काटो, देश को आजादी मिल जाएगी। और लोगों को भरोसा होगा, हाँ यार आजादी इससे भी आ सकती है। मैं समझता हूं कि मरने वालों की कमी नहीं थी, देश के लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वो आते थे, शहीद हो जाते थे, फिर कोई नया खड़ा होता था, शहीद हो जाता था। गांधी जी ने एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में कोटि कोटि जनों को खड़ा कर दिया, जिसके कारण आजादी प्राप्त करना सरल हो गया। विकास भी मैं मानता हूं जन आंदोलन बन जाना चाहिए। अगर ये कोई सोचता है कि सरकार देश बदल देगी, सरकार विकास कर देगी, आजादी के बाद एक ऐसा माहौल बन गया, अब आजाद हो गए, सब सरकार करेगी। गांव में खड्डा भी हो, गड्ढा हुआ हो, तो गांव के लोग मिलेंगे, मेमोरेंडम तैयार करेंगे, एक जीप किराए पर लेंगे, तहसील केंद्र पे जाएंगे, मेमोरेंडम देंगे। ये जीप किराया करने के खर्चे में चाहते तो वो गड्ढा भर जाता, लेकिन अब वो सरकार करेगी। आजादी के बाद एक माहौल बन गया कि ये सब कौन करेगा, सरकार करेगी। इसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ती गई। आपने देखा बस में भी कोई जाता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बस में अकेला बैठा है, अगल बगल में कोई पैसेंजर नहीं है, रास्ता काटना है तो वो क्या करता है, वो सीट के अंदर उंगली डालता है, उसके अंदर एक छेद कर देता है और धीरे 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 उसको काटता रहता है, बैठा बैठा ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जिस पर उसको पता चले कि भाई ये बस सरकार की है, मतलब मेरी है, ये सरकार मेरी है, देश मेरा है, ये भाव लुप्त हो चुका है। मैं चाहता हूं कि देश में ये भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये भागीदारी का काम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा, जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हम कुछ ही पलों में देखते हैं कि उस समस्या के बाहर निकलने में ताकत आ जाए। क्यों? जनता जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा। सरकार बनने के बाद मैंने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। अब कल्पना करें सरकार बना पाती? सरकार तो पहले 5,000 बनाती होगी, तब 10,000 बनाती, कहेगी अरे पुरानी सरकार 5,000 बनाती, मोदी की 10,000 से काम कब पूरा होगा भाई? जनता ने उठा लिया, काम पूरा हो गया। और जनता की ताकत देखिए, भारत में सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे के अंदर कंसेशन है टिकटों में। मैंने आकर के सरकार में कहा कि भाई अंदर लिखो तो सही, आप जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरता है लिखो तो सही कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं मेरा बेनिफिट जाने देना चाहता हूं। सिंपल सा था। प्रधानमंत्री के लेवल पर मैंने कभी अपील भी नहीं की थी। आप सबको आश्चर्य होगा, जो हिंदुस्तान की विशेषता देखिए, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की देशभक्ति देखिए। अभी अभी हमने निर्णय किया था, अब तक
40 लाख सीनियर सिटीजन्स जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्होंने वॉलंटरली सब्सिडी नहीं लेंगे ऐसा लिख करके दिया और वो पूरी टिकट दे करके जाते हैं। अगर ना कि अब सीनियर सिटीजन को एसी कोच में ये बेनिफिट बंद, तो जुलूस निकलता, पुतले जलते, अब फिर पॉपुलैरिटी रेटिंग आता, मोदी गिर गया। ये दुकान चल जाती जी। लेकिन आपने देखा होगा 40 लाख लोग, मैंने एक दिन लाल किले पर से कहा कि जो अफोर्ड करते हैं उनको गैस सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए। हमारे देश में गैस सिलेंडर की संख्या के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। कोई कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अभी 9 सिलेंडर मिलते हैं, मैं 12 सिलेंडर दूंगा, ये घोषणा की गई थी 2014 में। मैंने लोगों को उल्टा कहा, मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, सब्सिडी क्या जरूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, हिंदुस्तान के करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, देश के लिए जीने मरने वाले, कुछ न कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना। और मेरी ये कोशिश है कि हमने, सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार जो अहंकार है, उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन ही शक्ति है, उनको लेकर के चलें। हम चाहे वैसा परिणाम जनता ला करके दे देगी, और इसलिए मैं जनता के साथ मिलकर के काम करने के विचार को लेकर आगे बढ़ रहा हूं।